आज के लेक्चर में डिस्कस करने वाला हूं बच्चों अबाउट वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड। जेईई नीट पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है पेरोक्साइड का वॉल्यूम स्ट्रेंथ। सबसे पहले मैं एक बात आपको बता दूं कि वॉल्यूम स्ट्रेंथ बच्चों स्पेशली हाइड्रोजन पेरोक्साइड के लिए ही इंट्रोड्यूस किया गया है। अब ये क्या होता है, नहीं है, क्या है, सारा बात मैं डिस्कस करने वाला हूं एंड डिफरेंट टाइप ऑफ इसमें क्या प्रॉब्लम जनरेट होते हैं वो भी मैं आपको बताने वाला हूं। तो ध्यान से वीडियो को देखें और आपको कुछ भी इंपॉर्टेंट लगे उसको नोट कर लें। क्लियर? अब यहां पे एक बात और सुन लें कि ये वॉल्यूम स्ट्रेंथ जैसे आप डिफरेंट डिफरेंट कंसंट्रेशन टर्म्स पढ़ रखे हैं सॉल्यूशन को रिप्रेजेंट करने के लिए, मोलरिटी, नॉर्मलिटी, मोलालिटी, मोल फ्रैक्शन, उसी तरीके से ये वॉल्यूम स्ट्रेंथ भी है, कंसंट्रेशन टर्म है, बट ये सिर्फ और सिर्फ यूज होता है हाइड्रोजन पेरोक्साइड के रिप्रेजेंटेशन और इसका आप कहीं भी यूज नहीं कर सकते। जैसे मोलरिटी और नॉर्मलिटी हम किसी भी टाइप के सॉल्यूशन को रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग यूज करते हैं, बट वॉल्यूम स्ट्रेंथ सिर्फ यूज होगा बच्चों फॉर रिप्रेजेंटेशन ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड। अब अगर मैं बात करूं हाइड्रोजन पेरोक्साइड का फॉर्मूला का, इसका फॉर्मूला होता है H2O2 एंड अगर स्ट्रक्चर का बात करें तो ओपन बुक लाइक स्ट्रक्चर होता है इसका। कैसा? HOOH। दिस इज ओपन बुक लाइक स्ट्रक्चर जिसमें ऑक्सीडेशन नंबर -1 एंड -1। हाइब्रिडेशन का बात करेंगे तो दोनों जो ऑक्सीजन आपको दिख रहा है उस पे दो लोन पेयर है, स्टेरिक नंबर 1 2 3 4। हाइब्रिडेशन इसका sp3 और इसका भी हाइब्रिडेशन क्या हो गया बच्चों? sp3। क्लियर? अब उसके बाद मैं आपको बता दूं कि ऑक्सीजन के पास कैपेसिटी होता है -2 ऑक्सीडेशन नंबर का, 0 का, -1 का। ठीक है? अब देखिए ये जनरल केस में, एक्सेप्शनल एक केस और है वो भी आप याद रखिए कि OF2 एंड O2F2 ये दो केस ऐसा है जहां पे ऑक्सीजन पॉजिटिव ऑक्सीडेशन नंबर शो करता है। जैसे OF2 में ऑक्सीडेशन नंबर का ऑक्सीजन का बात करें तो +2 हो जाता है और O2F2 में OOFF ये +1 और ये +1, क्योंकि फ्लोरीन सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है तो फ्लोरीन का भी पॉजिटिव तो शो करेगा नहीं, तो ये -1 इसलिए यहां पे क्या आ गया? +2। तो बच्चों ये दो ऐसा केस है जहां पे ऑक्सीजन पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। ठीक है? तो ये तो एक्सेप्शनल टाइप का कंडीशन है, इसको आप अलग से ध्यान रखेंगे, बट अभी मैं यहां बात कर रहा हूं नॉर्मल कंडीशन का। तो देखिए हाइड्रोजन पेरोक्साइड के केस में जो ऑक्सीजन है वो -1 ऑक्सीडेशन स्टेट पे, तो -1 से ये 0 पे भी जा सकता है और -1 से -2 पे भी जा सकता है। तो जब -1 से 0 पे ही जाएगा इसका मतलब क्या किया? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो उस प्रोसेस में क्या हो गया बच्चों? ऑक्सीडेशन। दूसरा, अगर -1 से -2 पे जाएगा तो क्या करेगा? गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। उस केस में इसका क्या होगा? रिडक्शन। क्लियर? तो अब मैं आपको दिखाता हूं कंडीशन कि जैसे अगर आप बात करें कि H2O2 कन्वर्ट हो रहा है O2 में, तो देखिए ये -1 से जा रहा है 0 पे। ठीक है? तो क्या हो रहा है यहां पे? ऑक्सीडेशन। और जब ऑक्सीडेशन हो किसी का तो बिहेव करता है किसकी तरह? एज ए व्हाट? रिड्यूसिंग एजेंट, जिसमें अगर इसका मेन फैक्टर निकाले, और मैंने आपको बार बार बताया कि एन फैक्टर अगर आपको निकालना है तो सीधा बात, यहां देखो चेंजेस कितने का है? -1 से 0 पे जा रहा है, चेंजेस 1 का चेंज हो रहा है, नंबर वाइज आइटम कितने यहाँ पे? 2, तो 2 into 1, एन फैक्टर क्या हो गया? 2 एंड बिहेव एज व्हाट? रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है बच्चों? अब कंडीशन है कि H2O2 जो है ये जब H2O में कन्वर्ट हो जाएगा तो देखिए -1 से कहां पे जा रहा है? -2 पे जा रहा है। -1 से जा रहा है -2 पे। क्लियर? तो अब देखो -1 से जब -2 पे जा रहा है तो क्या कर रहा होगा? गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब इलेक्ट्रॉन का गेन किया मतलब क्या हो रहा है? इसका रिडक्शन। और जब रिडक्शन हो मतलब बिहेव एज व्हाट? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। एंड इस केस में भी इसका एन फैक्टर क्या होगा? -1 से -2 पे जा रहा है, चेंजेस 1 का। ठीक है? और नंबर वाइज आइटम 2 है तो क्या हो गया इसका एन फैक्टर? 2। तो याद रखिएगा कि हाइड्रोजन पेरोक्साइड जो है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह भी ट्रीट कर सकता है और रिड्यूसिंग एजेंट की तरह भी। डिपेंड करता है कि रिएक्शन में किस तरीके से पार्टिसिपेट वो कर रखा है। ठीक है? और साथ ही साथ
ये डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन भी शो करता है, क्योंकि H2O2 में जो ऑक्सीडेशन नंबर ऑब्जर्व हो रहा है ऑक्सीजन का, वो इंटरमीडिएट स्टेट पे है, उससे अपर भी जा सकता है, नीचे भी जा सकता है ना। और डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन पे एक मैं लेक्चर बना रखा हूं, जो बच्चे अभी इस लेक्चर को ज्वाइन कर रहे हैं वो डिस्प्रपोर्शनेशन का वीडियो भी जाके देख ले, वहां एन फैक्टर कैसे निकालते हैं, एक एक बात, एक एक कंडीशन मैंने बच्चों आपको बताया। ठीक है, अब मैं बात करता हूं थोड़ा कंडीशन आगे बढ़ाते हुए हाइड्रोजन पेरोक्साइड का कुछ प्रॉपर्टी का। कंडीशन ये बच्चों, ऑब्जर्व ये हुआ है कि कुछ टाइम के लिए अगर आप कंटेनर में H2O2 का एक्वा सॉल्यूशन भर के रख देते हैं तो आफ्टर सम टाइम H2O2 डिसोसिएट हो जाता है O2 में और वाटर में। मेरी बात को जरा ध्यान से सुने कि जब आप कुछ टाइम के लिए H2O2 को कंटेनर में भर के रख दिए है ना, तो वो डिसोसिएट हो जाता है H2O में बच्चों और O2 में। तो कंडीशन ये है कि H2O2 डिसोसिएट इनटू H2O एंड O2, इसको बैलेंस करेंगे तो यहां पे आप 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए और यहां 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये बैलेंस हो गया। 2 2 जा 4, 2 और 2 क्या 4, 4 हाइड्रोजन 4 हाइड्रोजन। तो बच्चों यहां पे एक इंपॉर्टेंट कंडीशन है जिसको आप लिख लेंगे कि विथ लॉन्ग स्टैंडिंग it will decompose into H2O and O2। ये कंडीशन है, इसमें हमें तोड़ना नहीं पड़ रहा है, ये ऑटोमेटिक डिसोसिएट हो जाए। थोड़े टाइम के लिए भी छोड़ देंगे ना तो H2O2 डिसोसिएट हो जाता है H2O में, एंड किसमें डिसोसिएट हो जाएगा O2 में। क्लियर है बच्चों? तो ये कंडीशन ऑब्जर्व हुआ जिसमें ये जो H2O2 है वो लिक्विड स्टेट पे है, ये H2O भी किस पे है, लिक्विड स्टेट पे, और ये जो O2 है ये किस पे है, गैसेस स्टेट पे। ठीक है, यहां तक बात समझ में आ गया। अब इसके बाद मैं आपको एक कंडीशन पूछता हूं, सिंपल सा बात है। अगर मैं पूछा कि बताओ 1 लीटर H2O2 अगर डिसोसिएट हो तो क्या उससे 10 लीटर O2 बन सकता है, यस और नो? तो आपके दिमाग में एक कंसेप्ट आ रहा होगा कि सर 1 लीटर के टूटने से 10 लीटर O2 कैसे बनेगा? तो मैं आपको एक बात बता दूं, जैसे आप यहां देखिए, ये किस स्टेट पे, लिक्विड पे, और ये किस स्टेट पे, लिक्विड पे, और ये किस स्टेट पे बच्चों, गैस पे। तो ये गैसेस स्टेट पे है, इसका मतलब कि 1 लीटर H2O2 के टूटने से 10 लीटर O2 बन सकता है, 20 लीटर O2 भी बन सकता है, 30 लीटर भी O2 बन सकता है, क्योंकि गैस का वॉल्यूम डिपेंड करेगा कि वो किस साइज के कंटेनर पे है ना। मेरी बात को जरा ध्यान समझे। जैसे जिस कंटेनर में हमने H2O2 को रखा है और क्लोज है, और मान लीजिए वो वहीं पे डिसोसिएट हुआ, तो O2 उस कंटेनर में प्रेजेंट है। अब उस कंटेनर का जो भी साइज होगा है ना, और उस साइज में जितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर रहा होगा O2, वही उसका क्या हो जाएगा, वॉल्यूम। किसका, O2 का। समझ गए? तो ये बात आप ध्यान रखें कि 1 लीटर H2O2 के टूटने से 10 लीटर O2 भी बन सकता है, 20 लीटर O2 भी बन सकता है, 5 लीटर भी बन सकता है, 3 लीटर भी बन सकता है, डिपेंडिंग अपॉन गिवन कंडीशन एंड सिचुएशन। तो इस बात को आप ध्यान रखें, ठीक है, क्योंकि ये गैसेस स्टेट पे है, ये लिक्विड पे नहीं है। तो कभी आप ऐसे मत सोचना कि सर 1 लीटर के टूटने से कभी 10 लीटर तो ये बनेगा ही, ऐसा मत सोचना। क्लियर? तो ये 10 लीटर बन सकता है। समझ गए बच्चों? तो ये बात आप ध्यान रखें। अब मैं कंडीशन को आगे बढ़ाता हूं। यहां तक सारी बातें समझा दिया कि 1 लीटर H2O2 के टूटने से 10 लीटर O2 बन सकता है, या 1 लीटर H2O2 के टूटने से 5 लीटर O2 बन सकता है, या 2 लीटर बन सकता है, या 20 बन सकता है, या 15 बन सकता है। हमें नहीं पता क्या बनेगा, ठीक है, वो डिपेंड करेगा कि आप किस टाइप के H2O2 सॉल्यूशन का यूज किए। ठीक है, समझ गए? तो ये बात आप ध्यान रखें। अब मैं कंडीशन को जरा आगे बढ़ाता हूं।
कंडीशन है, यहां पे आया वर्ड वॉल्यूम स्ट्रेंथ, वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ H2O2। बच्चों वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ H2O2 H2O2 सॉल्यूशन के बारे में इंफॉर्म करता है। किस बात का इंफॉर्मेशन देता है? तो इंफॉर्म ये करता है कि 1 लीटर H2O2 जब डिसोसिएट होगा STP पे, कौन से कंडीशन पे? STP पे, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर पे, तो उस कंडीशन पे कितना लीटर O2 जनरेट होगा। मेरी बात को जरा ध्यान समझे। कंडीशन क्या है? वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ H2O2 जो है वो ये होता है, ये इंफॉर्म करता है कि एट STP स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर 1 लीटर H2O2 के टूटने से कितना लीटर O2 जनरेट होगा। समझ गए? अब यहां पे याद रखिएगा कि वॉल्यूम स्ट्रेंथ को हम लोग V से रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे मोलरिटी को M से रिप्रेजेंट करते हैं, नॉर्मलिटी को N से रिप्रेजेंट करते हैं, उसी तरीके से वॉल्यूम स्ट्रेंथ को बच्चों हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? V से। तो अब कंडीशन ये है कि वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ H2O2 इज इक्वल टू XV। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ? XV में ये जो V जो है ये तो क्या है? नोटेशन है वॉल्यूम स्ट्रेंथ का, मतलब वॉल्यूम स्ट्रेंथ को हम डिनोट करते किससे? V से। तो ये X क्या हुआ? ये X है इंफॉर्मेशन। क्या? कि 1 लीटर H2O2 के टूटने से X लीटर O2 का फॉर्मेशन हो रहा है एट STP। ये बात अपने दिमाग में, अपने खोपड़ी में आप डाल लो, सीधा बात। वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ H2O2 क्या हो गया? कि वॉल्यूम स्ट्रेंथ को हम V से रिप्रेजेंट करते हैं, और वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ H2O2 का डेफिनेशन ये है कि 1 लीटर H2O2 के डिसोसिएशन पे जितना लीटर O2 जनरेट होगा एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर, उसी O2 के वॉल्यूम को हम कहते हैं वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ H2O2। जितना लीटर जनरेट होगा, कौन? O2 फ्रॉम 1 लीटर ऑफ H2O2 सॉल्यूशन। और हर बार हम H2O2 का 1 लीटर के रिस्पेक्ट में ही वॉल्यूम स्ट्रेंथ डिफाइन करेंगे, तो ये बात ध्यान रखिए। ठीक है, तो मतलब अगर इस चीज को आप लिखना चाहते हैं कि वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ H2O2 इज इक्वल टू, अगर X भी लिख के दिया है, इसका मतलब ये क्या है? X क्या है? X लीटर क्या? O2 जनरेट हो रहा है इसके डिसोसिएशन पे। क्लियर? तो यहां तक कंडीशन आप याद रखें। यहां लिखेंगे क्या? कि 1 लीटर H2O2 गिव्स X लीटर O2 एट STP। ये जो हमने लिखा है वो इस XV का मीनिंग है, और ये V सिंपली वॉल्यूम स्ट्रेंथ का नोटेशन है। वॉल्यूम स्ट्रेंथ को हम डिनोट करते हैं किससे? V से। इस बात को आप ध्यान रखें। समझ गए? तो अब देखिए, जैसे मान लीजिए कभी आपको लिख के दे दिया 10V, 20V, 5V, 11V, है ना? मतलब H2O2 का सपोज मार्केट में खरीदने गए, वहां पर स्टिकर पे लिखा है 10V, स्टिकर पे लिखा है 20V, 5V, 11V। अगर ऐसे लिख के दिया है और पूछा बताओ इसका मीनिंग क्या है? इसका मीनिंग ये हुआ बच्चों कि 1 लीटर H2O2 जब डिसोसिएट होगा तो 10 लीटर बनाएगा क्या? O2 एट STP स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। ये मीनिंग आप ध्यान रखें, सीधा। ठीक है, क्योंकि मैंने अभी तुरंत ही बताया कि वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ H2O2 को डिनोट कैसे करते हैं बच्चों? V से। वॉल्यूम स्ट्रेंथ क्या होता है? XV, where X is what? If 1 liter of H2O2 dissociated at STP, then जो वॉल्यूम जनरेट होगा O2 का, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? X। तो सीधा बात, अगर 10 भी लिख के दिया है, इसका मतलब 1 लीटर H2O2 10 लीटर O2 जनरेट कर रहा है, कब? STP पे। अगर लिख के दिया 20 भी, इसका मतलब क्या होगा? कि 1 लीटर H2O2 डिसोसिएट होकर 20 लीटर जनरेट कर रहा है क्या? आपका O2 एट व्हाट? STP। 5V का मतलब क्या हुआ? कि 5 लीटर जनरेट करेगा क्या? आपका O2। 11V का मतलब क्या हुआ? 11 लीटर जनरेट करेगा क्या? आपका O2 एट व्हाट? STP स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। और अब आपके ध्यान में ये बात फिट हो जाना चाहिए आपके दिमाग में
कि सर ये कैसे इस तरीके से जनरेट हो रहा है, तो इसलिए बच्चों क्योंकि O2 क्या है, गैस। अब इस चीज को समझने के एग्जांपल आप और यूज कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए हम अगर बात करें वाटर का, अगर वाटर आप ले लिए सपोज 1 मोल, ठीक है, और इसका डेंसिटी 1 ग्राम पर एमएल होता है, तो 1 मोल का वेट क्या होता है, 18 ग्राम। तो डेंसिटी को टू मास बाय वॉल्यूम अगर आप लगाएंगे, है ना, और डेंसिटी 1 ग्राम, इसको इधर मल्टीप्लाई मतलब इससे डिवाइड कर देंगे डेंसिटी से, तो इसका वॉल्यूम कितना आ जाएगा, 18 ml। मतलब 1 मोल H2O अगर लिक्विड फॉर्म में तो 18 ml वॉल्यूम है, लेकिन अगर इसको हीट कर देंगे पूरा कंटेनर को ऑक्यूपाई कर लेगा, जो वॉल्यूम कंटेनर का वही उसका हो जाएगा, है ना। तो ये कंडीशन उस तरीके से हम निकाल सकते हैं, तो ये बात भी आप ध्यान रखेंगे। अब चल कंडीशन पे आ जाइए। ये वॉल्यूम स्ट्रेंथ के बारे में मैंने अपने यहां तक बता दिया, सीधा बात आप समझ लें कि अगर 10 भी लिखा है तो 10 लीटर O2, 20 भी लिखा है तो 20 लीटर O2, 5 भी लिखा है तो 5 लीटर O2। समझ गए बच्चों? तो ये है आपका H2O2 का मीनिंग, वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ H2O2 का मीनिंग। समझ गए? अब ये तो मीनिंग हो गया, बट जब आप प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तो प्रॉब्लम में मोलरिटी, नॉर्मलिटी सारा टर्म इन्वॉल्व होता है। तो हम लोग यहां पे रिलेशन फाइंड करने जा रहे हैं बिटवीन मोलरिटी ऑफ H2O2, वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ H2O2 एंड नॉर्मलिटी ऑफ H2O2। तो आप लिखेंगे रिलेशन बिटवीन मोलरिटी, नॉर्मलिटी एंड वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ H2O2। ठीक है, अब कंडीशन है कि इफ वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ H2O2 इज इक्वल टू XV, ये लिख के आपको दिया है। ठीक है बच्चों, तो अब आप एक बात बताइए, इफ वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ H2O2 इज XV, X तो अननोन है, X कुछ भी हो सकता है, इसका मीनिंग क्या हुआ, इसका मीनिंग ये हुआ कि एट STP X लीटर जनरेट हो रहा है क्या आपका O2 फ्रॉम डिसोसिएशन ऑफ 1 लीटर ऑफ क्या आपका H2O2। जरा ध्यान से देखिएगा कि ये वॉल्यूम है किसका, O2 का, किसके टर्म्स में, लीटर के टर्म्स में, कितना, X लीटर, और कब, STP पे। ठीक है, कब है तो STP पे। तो अब यहां पे अगर हम मोल निकाल ले O2 का, STP पे जाकर मोल कैसे निकालते, वॉल्यूम ऑफ गैस डिवाइड बाय 22.4, है ना, और यहां देखिए X डिवाइड क्या कर देंगे 22.4, ये मोल किससे निकल गया बच्चों, O2 का। समझ रहे हैं आप? अब आ जाइए यहां पे इस इक्वेशन पे हम आते हैं कि H2O2 डिसोसिएट हो रहा है H2O में और साथ ही साथ O2 में। ठीक है, अब यहां मोल एनालिसिस हम करते हैं कि जब ये 2:2:1 पे रेशियो में है, मतलब 2n जब रिएक्ट करे, डिसोसिएट होगा, तो 2n मोल H2O बनाएगा और साथ ही साथ n मोल क्या बनाएगा, O2। तो अब ये जो n मोल बन रहा है O2, क्योंकि यहां पे हमने मोल का एनालिसिस किया है, दिस इज एनालिसिस ऑफ व्हाट, मोल। अब यहां से मोल ऑफ O2 अब कैलकुलेट कितना आया, x बाय 22.4, तो n इज इक्वल टू क्या आ गया, x बाय 22.4। तो n का जो वैल्यू यहां सब्स्टिट्यूट कर देंगे कितना आ जाएगा, 2x बाय क्या आपका 22.4, और ये क्या है आपका मोल ऑफ H2O2। यहां से हमने मोल कैलकुलेट कर लिए बच्चों, 2x बाय 22.4। ठीक है, अब 2x बाय 22.4 को अगर कैलकुलेट कर दे तो आ गया मोल ऑफ H2O2 इज इक्वल टू क्या आपका x बाय 11.2, 2 से डिवाइड कर दिया किसको 22.4 को, है ना, तो कैंसिल आउट हो गया 11.2 में, ये हो गया। तो ये मोल निकल गया H2O2 का। अब वॉल्यूम जो हमने अज्यूम किया H2O2 कितना अज्यूम किया बच्चों, 1 लीटर। तो मोलरिटी का फॉर्मूला क्या होता है, मोल बाय वॉल्यूम। तो मोलरिटी इक्वल टू क्या हो गया, x बाय 11.2 और डिवाइड बाय 1 लीटर। यहां से आ गया रिलेशन कि मोलरिटी इज इक्वल टू x बाय 11.2। ठीक है, समझ गए। और ये x क्या है, तो वॉल्यूम स्ट्रेंथ है।
समझ गए आप? तो मोलरिटी का रिलेशन आ गया किसके साथ? वॉल्यूम स्ट्रेंथ के साथ। तो इस तरीके से जाके हमने पूरा कैलकुलेट किया। कैसे कैलकुलेट किया फिर रिपीट कर दे रहा हूं, क्योंकि मान लो हमने नो लिया एक्स भी वॉल्यूम स्ट्रेंथ H2O2 का, तो एक्स क्या हो गया O2 का वॉल्यूम, मोल निकाले x बाय 22.4। अब इस इक्वेशन में जाके मोल एनालिसिस कर लिए, यहां से n का वैल्यू x बाय 22 मतलब मोल ऑफ O2, तो 2n के टूटने से ये n बन रहा है, तो n का वैल्यू अगर x बाय 22.4 है तो 2n कितना हो जाएगा 2x बाय 22.4 मतलब x बाय 11.2। अब यहां से मोलरिटी का फॉर्मूला लगा दिए तो ये आ गया क्या आपका x बाय 11.2। और वॉल्यूम स्ट्रेंथ किसके बराबर बच्चों? x भी है, भी तो क्या है आपका यूनिट है, मतलब जो वैल्यू यहां पे आएगा इस वैल्यू को भी लगा देंगे तो आपका क्या रहेगा वॉल्यूम स्ट्रेंथ। ठीक है, मतलब वॉल्यूम स्ट्रेंथ अगर दिया है तो उसका वैल्यू यहां सब्स्टिट्यूट कर दो, 11.2 से डिवाइड कर दो, मोलरिटी आ जाएगा। और अगर मोलरिटी दिया है तो 11.2 से मल्टीप्लाई कर दो, x का वैल्यू आ जाएगा और उस x में भी मतलब लगा देंगे एज ए यूनिट, तो क्या निकल जाएगा उसका वॉल्यूम स्ट्रेंथ। ठीक है, तो यहां तक आ गया बच्चों वॉल्यूम स्ट्रेंथ का रिलेशन किसके साथ? मोलरिटी के साथ। बहुत आसान है। ठीक है, अब देखें दूसरा है, आपको पता होगा मोलरिटी और नॉर्मलिटी का रिलेशन। नॉर्मलिटी इक्वल टू क्या होता है? मोलरिटी इनटू n फैक्टर, और इस केस में H2O2 से O2 पे जा रहा है तो इसलिए हम n फैक्टर क्या लेके चलेंगे उसका 2। ठीक है, n फैक्टर हो गया 2, तो नॉर्मलिटी इक्वल टू क्या हो गया मोलरिटी इनटू 2। ठीक है, तो मोलरिटी इक्वल टू क्या हो गया n/2। तो ये जो मोलरिटी का वैल्यू n/2 आया इसको आप यहां सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, आ जाएगा n/2 इज इक्वल टू x बाय 11.2। ठीक है, तो ये यहां से कैंसिल हो जाएगा 5.6। यहां से लेसन आ गया नॉर्मलिटी इक्वल टू क्या आ गया बच्चों x बाय 5.6। क्लियर? तो ये x क्या है वॉल्यूम स्ट्रेंथ, डिवाइड बाय 5.6 करेंगे क्या आ जाएगा नॉर्मलिटी, और अगर नॉर्मलिटी में 5.6 मल्टीप्लाई करें क्या आ जाएगा वॉल्यूम स्ट्रेंथ। कुल मिला के आपको इतना ही बात समझना था, सीखना था, जानना था, और कुछ भी नहीं है इससे ज्यादा। ठीक है, तो ये जो फॉर्मूला आया उसको एक साथ लिख देगा कि मोलरिटी इक्वल टू क्या आपका v बाय v तो नहीं होगा x के टर्म्स में, x बाय क्या आपका 11.2, एक तो ये आया, दूसरा नॉर्मलिटी इक्वल टू क्या आ गया x बाय 5.6 आ गया, और ये x क्या है वॉल्यूम स्ट्रेंथ का मैग्नीट्यूड है ना, ये क्या है वॉल्यूम स्ट्रेंथ का मैग्नीट्यूड, क्योंकि उसके यूनिट में भी रहता है। समझ गए बच्चों? तो इस तरीके से जाके हम लोग किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। अब मैं आपको डिफरेंट टाइप ऑफ प्रॉब्लम यहां सॉल्व करके आपको बताऊंगा, ध्यान से आप देखिएगा। ठीक है, और सॉल्व करिएगा। समझ गए क्या? तो अब जरा हम जाते हैं प्रॉब्लम पे, ध्यान से प्रॉब्लम को देखेंगे, सीखेंगे और अप्लाई करेंगे। अब एक चीज फिर से रिपीट कर दूं, हमने क्या अज्यूम किया था कि वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ H2O2 इज इक्वल टू क्या एक्स भी तो क्या यूनिट ना है यार, रिप्रेजेंटेशन ना है यूनिट, जैसे मोलरिटी में m लेके चल रहे हो इस तरह यहाँ पे भी है यूनिट। ठीक है, तो ये जो x है इसके पोजीशन पे आप क्या रख सकते हैं वॉल्यूम स्ट्रेंथ भी तो रख सकते हैं ना, तो सीधा फॉर्मूला को सिंपल बना कैसे याद कर सकते हैं कि वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ H2O2 इज इक्वल टू नॉर्मलिटी इनटू क्या आपका 5.6, और दूसरा वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ H2O2 इक्वल टू क्या आ जाएगा मोलरिटी इनटू क्या आपका 11.2। इस तरीके से आप याद रखेंगे। ठीक है, जैसे याद रखना है वैसे याद रखो और प्रॉब्लम को आप सॉल्व करो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है बच्चों, एक छोटा सा कंडीशन और है, याद रखिएगा कि स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन, किसी भी सॉल्यूशन का स्ट्रेंथ निकालने का फॉर्मूला होता है, और स्ट्रेंथ में सीधा बात कि जो भी वेट है इन टर्म्स ऑफ ग्राम और जो वॉल्यूम है सॉल्यूशन का इन टर्म्स ऑफ लीटर, वॉल्यूम है ना इन लीटर, इन दोनों का रेशियो निकाल लो, इसको हम बोलते हैं स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन। वेट ले लीजिए इन टर्म्स ऑफ ग्राम और वॉल्यूम ले लीजिए इन टर्म्स ऑफ लीटर। ठीक है, इसका यूनिट क्या है ग्राम पर लीटर, इसको हम लोग क्या बोलेंगे बच्चों स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन। और ये कोई H2O2 के लिए नहीं है, ये इन जनरल है। ठीक, समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं? चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब आपको डिफरेंट वेराइटी ऑफ प्रॉब्लम मैं आपको बताता हूं जो बहुत आसानी से आप सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन है बच्चों, क्वेश्चन है कि वॉल्यूम स्ट्रेंथ
वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ H2O2 सॉल्यूशन इज 22.4 भी 22.4 भी। ए में बोल रहा है कैलकुलेट, ए में बोल रहा है मोलरिटी, बी बोल रहा है नॉर्मलिटी, सी बोल रहा है बच्चों स्ट्रेंथ, और डी बोल रहा है परसेंट W बाय V। ठीक है, परसेंट W बाय V। अब इसको कैलकुलेट करना है, तो सबसे पहले हम वॉल्यूम स्ट्रेंथ कैसे लिखते थे, एक्स भी, तो 22.4 भी, मतलब एक्स का वैल्यू क्या है यहाँ पे 22.4। ठीक है, तो मोलरिटी का फॉर्मूला क्या था, वॉल्यूम स्ट्रेंथ बाय 11.2, क्या कर देंगे 22.4 बाय क्या आपका 11.2, मतलब कितना आ गया 2 मोलर। ठीक है, और नॉर्मलिटी का फॉर्मूला क्या था, वॉल्यूम स्ट्रेंथ डिवाइड बाय क्या आपका 5.6, तो 22.4 बाय क्या आपका 5.6, कितना आ जाएगा ये 4। नॉर्मलिटी का यूनिट n ले लेंगे। स्ट्रेंथ का यूनिट फॉर्मूला मैंने क्या बताया आपको कि वेट डिवाइड बाय क्या आपका वॉल्यूम, और यहाँ यूनिट दिया था आपका ग्राम पर लीटर लेना था, ये बोल रखा है, तो वेट लो ग्राम में, तो किसका वेट लेंगे यहाँ पे H2O2 का वेट लेंगे। अब वो कैसे निकालेंगे, तो यहां से मोलरिटी का फॉर्मूला क्या होता है मोल बाय वॉल्यूम। ठीक है, और ये वॉल्यूम स्ट्रेंथ कितने लीटर पे डिफाइन है बच्चों 1 लीटर H2O2 पे, मतलब वॉल्यूम कितना लेके चलेंगे आप 1 लीटर, तो जैसे 1 यहां सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो मोल का वैल्यू क्या आ जाएगा 2। ठीक है, अब अगर मोल ऑफ H2O2 जो है वो 2 आ रहा है, उसको कर दो गिवन वेट बाय क्या आपका मोलर मास कितना 32 और 2 34 into 2 इक्वल टू 2, क्रॉस मल्टीप्लाई करने वेट इक्वल टू कितना आ जाएगा 68 ग्राम। मेरी बात समझ पाए आप, अरे मोलरिटी 2 मोलर आ रहा है ना, और वॉल्यूम कितना लेके चल रहा है H2O2 का 1 लीटर, तो वहां से मोल कैलकुलेट कर लिए तो 2 मोल आ गया, उससे वेट आ गया 68 ग्राम। यहां से कर दीजिए 68 डिवाइड बाय कितना लीटर है इसका वॉल्यूम 1, तो कितना आ गया 68 ग्राम पर लीटर, इस तरीके से। अब परसेंट W बाय V, परसेंट W बाय V क्या करते हैं वेट डिवाइड बाय वॉल्यूम इन ml इनटू क्या आपका 100, तो वेट कितना आया 68 ग्राम, वॉल्यूम कितना है 1 लीटर, मतलब क्या आपका 1000 ml, और इनटू क्या कर देंगे 100, 20 कैंसिल आउट हो गया, ये आ गया बच्चों 6.8%। तो इस तरीके से जाकर आप किसी भी प्रॉब्लम को बहुत इजीली बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, और कभी भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक है बच्चों, चलिए जिनको ये सॉल्यूशन लिखना होगा ना तो वीडियो पॉज करके लिख लीजिएगा। ठीक है, अब जो क्वेश्चन मैं दे रहा हूं उनको आप खुद ही सॉल्व करो। ठीक है, बहुत अच्छे से प्रॉब्लम मैंने आपके लिए लाया है। क्वेश्चन ये है कि इफ 2 H2O2 सॉल्यूशन आर मिक्स्ड, ठीक है, अगर 2 H2O2 सॉल्यूशन को आप मिक्स कर रहे तो नॉर्मल कंसेप्ट लगा दो, N1V1 प्लस N2V2 इज इक्वल टू N रिजल्टेंट इंटू V1 प्लस V2। ठीक है, मतलब 2 H2O2 सॉल्यूशन लिए, ये भी H2O2 का सॉल्यूशन और दूसरा भी H2O2 का सॉल्यूशन, इसमें नॉर्मलिटी N1 वॉल्यूम V1, इसमें N2 और वॉल्यूम V2, इन दोनों को मिक्स कर दिए तो बताओ रिजल्टेंट का नॉर्मलिटी क्या होगा। इस फॉर्मूले का यूज करके कैलकुलेट कर लेंगे। अब अगर नॉर्मलिटी आ जाएगा उससे रिजल्टेंट सॉल्यूशन का वॉल्यूम स्ट्रेंथ भी आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप कैलकुलेट कर लेंगे बच्चों। अब एक एग्जांपल मैं यहाँ पे आपको दे रहा हूं, ध्यान से देख लें। एक एग्जांपल दे रहा हूं, एग्जांपल में क्या दिया हुआ है, एग्जांपल है इसका कि ए दिया है सॉल्यूशन ए जिसमें 1 लीटर ऑफ 2 मोलर H2O2 एंड बी दिया हुआ है, बी दिया 3 लीटर ऑफ 22.4 भी H2O2। ठीक है, कैलकुलेट एंड रिजल्टेंट का नॉर्मलिटी निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए ये वॉल्यूम दिया है इसका, ये वॉल्यूम दिया है, यहां पे दिया मोलरिटी, मोलरिटी को नॉर्मलिटी में कन्वर्ट कर लो तो क्या होता है नॉर्मलिटी इक्वल टू मोलरिटी इंटू एन फैक्टर
यहां पे भी स्कैन फैक्टर 2 लेके चलेंगे, तो 2 इंटू 2 करेंगे कितना आ जाएगा बच्चों 4। ठीक, तो नॉर्मलिटी इसका निकल गया, N1 नाम दे दीजिए। यहां पे देखिए ये क्या दिया, वॉल्यूम स्ट्रेंथ, और फॉर्मूला क्या था कि नॉर्मलिटी इज इक्वल टू वॉल्यूम स्ट्रेंथ डिवाइड बाय 5.6, तो 22.4 बाय 5.6 अगर आप करेंगे कितना आ जाएगा 4 नॉर्मल, तो दिस इज व्हाट N2। अब कैलकुलेट कर लेंगे, N रिजल्टेंट इज इक्वल टू N1 V1 कितना 4 इंटू 1 और प्लस N2 V2 कितना 4 इंटू 3 और डिवाइड बाय V1 प्लस V2, 3 प्लस 1 कितना 4। तो यहां से आगे बच्चों 4 और 12 16 डिवाइड बाय 4 कितना आ गया, यहां से 4 नॉर्मल। दिस इज रिजल्टेंट नॉर्मलिटी ऑफ सॉल्यूशन। अगर आपसे कहता है कि बताइए रिजल्टेंट सॉल्यूशन का वॉल्यूम स्ट्रेंथ कितना होगा, तो यहां से निकाल लेंगे कि नॉर्मलिटी इनटू क्या आपका 5.6 इज इक्वल टू क्या आपका वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ क्या आपका H2O2। नॉर्मलिटी कितना है रिजल्टेंट 4 आया, इंटू कर दिए क्या आपका 5.6 है ना, तो यहां से कितना आ जाएगा, ये जाएगा 22.4 मिली, ये आ गया आपका वॉल्यूम स्ट्रेंथ। इस तरीके से आप कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, एक प्रॉब्लम में भी और आपको करवा, एडवांस का प्रीवियस का प्रॉब्लम है, इसमें क्वेश्चन दिया है कि द वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ 1.5 नॉर्मल H2O2 इज, ठीक है, ऑप्शन ए दिया हुआ आपको 4.8, बी दिया है 8.4, सी दिया है 3.0 एंड डी दिया है आपका 8.0। ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन है ये, है ना, कोई मुश्किल नहीं। कैसे, क्योंकि यहां देखो सीधा सा कंडीशन इसमें है कि आपको नॉर्मलिटी दिया है 1.5 नॉर्मल H2O2 का, तो वॉल्यूम स्ट्रेंथ क्या होता है नॉर्मलिटी इंटू 5.6 मल्टीप्लाई कर देंगे 0 कितना आ गया 8.4, मतलब बी इज द करेक्ट आंसर, है ना। तो ये कंडीशन याद रखेंगे। और भी क्वेश्चन आपको भी करा रहा हूं, देखिए एक और क्वेश्चन है जो JEE मेंस का ये क्वेश्चन है, J2 इज, ठीक है, क्या होगा, ये JEE मेंस का प्रॉब्लम है, बहुत इजीली लगाएंगे। इसमें क्या लगा देंगे कि वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ H2O2 इज इक्वल टू मोलरिटी इंटू क्या आपका 11.2, है ना, यहां से कितना आ गया 11.2। अब इस ऑप्शन में 16.2, 5.2, 22.2, ये देखो एग्जैक्ट तो नहीं दिया है बट नियरली इसके पास यहां लिखा हुआ है, आंसर इसका क्या हो जाएगा सी। ठीक है बच्चों, इस तरीके से प्रॉब्लम आप ध्यान रखेंगे। एक और प्रॉब्लम है जो बहुत बढ़िया प्रॉब्लम है, एम्स का आया हुआ प्रॉब्लम है ये प्रीवियस ईयर। ठीक है, देखिए क्वेश्चन बोल रहा है कि फॉर डीकलराइजेशन of 1 mole of KMnO4 the mole of H2O2 required is, है ना, कितना मोल H2O2 का रिक्वायर्ड होगा KMnO4 को डीकलराइज करने में। ठीक है, इसमें कंडीशन क्या दिया है कि फॉर डीकलराइजेशन ऑफ 1 मोल KMnO4 द नंबर ऑफ मोल ऑफ H2O2 रिक्वायर्ड इज। तो इसको आप कैसे सॉल्व करेंगे, सीधा बात, आप रिएक्शन लिखना पड़ेगा KMnO4 और प्लस H2O2। तो आप घबरा जाएंगे कि कैसे लिखे, बहुत आसान है। देखिए H2O2 क्या है आपका, यहां पर ऑक्सीडेशन माइनस है और इस पे क्या है +7, तो एग्जैक्ट मैक्सिमम पे, तो मैक्सिमम से कहा जाए नीचे, मतलब इसका क्या होगा रिडक्शन, तो इसका क्या होगा बच्चों ऑक्सीडेशन, मतलब ये बिहेव करेगा ऐसे क्या आपका रिड्यूसिंग एजेंट, और ये क्या आपका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और याद रखिएगा Mn+7 से जाता है कहां पे Mn+2 पे, और ये H2O2 कहां जाएगा O2 पे। तो देखिए
ये +7 से जा रहा है +2 पे, इसका जो n फैक्टर है कितने का चेंज हुआ 5 का, तो 5 हो गया। और ये -1 से जा रहा है 0 पे, तो चेंजेस 1 का नंबर ऑफ आइटम 2 है, इसलिए n फैक्टर से क्या हो गया 2। अब बच्चों आप नंबर ऑफ इक्विवेलेंट इनका इक्वेट कर दीजिए, उससे कैलकुलेट हो जाएगा। या दूसरा तरीका है कि बैलेंस करके मोल मोल एनालिसिस अप्लाई करके इसका मोल कितना यूज हो रहा है इसके 1 मोल के साथ वो फाइंड आउट आप कर सकते हैं। बट यहां इजी मेथड होगा नंबर ऑफ इक्विवेलेंट इक्वेट करना। सीधा लिखेंगे कि नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ KMnO4 इज इक्वल टू नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ क्या आपका H2O2। नंबर ऑफ इक्विवेलेंट का दो फॉर्मूला, नॉर्मलिटी इनटू वॉल्यूम और दूसरा मोल इनटू एन फैक्टर। यहां पे मोल इनटू एन फैक्टर वाला फॉर्मूला लगा देंगे कि मोल ऑफ KMnO4 कितना दिया है 1 इनटू एन फैक्टर, इससे कितना आया बच्चों देखो 5 आया है, तो इनटू क्या कर देंगे 5 इज इक्वल टू मोल ऑफ क्या आपका H2O2 इनटू H2O2 का एन फैक्टर कितना आया है 2, तो मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से, यहां से आ जाएगा मोल ऑफ H2O2 इक्वल टू क्या 5/2, मोल ऑफ H2O2 इज इक्वल टू 5/2। 5/2 is the mole of H2O2 required for complete decolorization of 1 mole of KMnO4। तो ये कंडीशन आपको ध्यान रखना पड़ेगा कैसे सॉल्व कर रहे हैं। ये सब वैरायटी ऑफ प्रॉब्लम है, डिफरेंट टाइप ऑफ प्रॉब्लम। और भी मैं आपको एक प्रॉब्लम आपको दिखा रहा हूं बच्चों, लास्ट प्रॉब्लम, और उम्मीद करूंगा कि आप सॉल्व करेंगे, है ना। तो जरा ध्यान से देखिएगा प्रॉब्लम, ठीक है। क्वेश्चन है बच्चों 20 ml of H2O2 required 30 ml of KMnO4, 30 ml KMnO4 so ब्रैकेट में लिखा है N/2L acidified, ठीक है, फॉर कंप्लीट ऑक्सीडेशन, कैलकुलेट मोलरिटी, नॉर्मलिटी एंड वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ H2O2, ठीक है। तो देखिए इसको कैसे कैलकुलेट करें, बहुत इजी है, सीधा बात। फिर से यहां पे कौन लिया है H2O2 और किसके साथ है KMnO4, ठीक है। मेंशन किया हुआ कौन सा है एसिडिफाइड, मतलब एसिडिक मीडियम, ठीक है। अगर एसिडिक मीडियम नहीं भी बोलता तो हम एसिडिक ही लेके चलेंगे। तो H2O2 जाएगा कहां पे O2 पे, और ये कहां पे जाएगा Mn+2 पे। क्या प्रोडक्ट बन रहा है उसको छोड़ दो सीधा। अब देखिए इसका एन फैक्टर कितना आ जाएगा यहां पे 2, इसका कितना 5। बट इस बार एन फैक्टर से हम प्रॉब्लम को डील नहीं करेंगे, दूसरे तरीके से डील करेंगे। तो कैसे, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट का फॉर्मूला होता है नॉर्मलिटी इनटू क्या आपका वॉल्यूम, ठीक है। तो यहां पे वही लगा देंगे कि नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ H2O2 इज इक्वल टू नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ क्या आपका KMnO4, ठीक है। समझ गए, इसके थ्रू डायरेक्ट प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है। नहीं तो फिर एक तरीका और है कि सॉल्व करने के लिए आपको पूरा बैलेंस करना पड़ेगा, फिर मोल एनालिसिस लगाएंगे तब जाके सॉल्व होगा। अब कंडीशन देखिए, इसका जो नॉर्मलिटी है H2O2 का वो कितना दिया हुआ है, दिया नहीं है, तो हम लिख देंगे n इंटू इसका वॉल्यूम कितना दिया है 20 इज इक्वल टू इसका नॉर्मलिटी कितना दिया है 1/2L और इंटू वॉल्यूम कितना दिया है 30, ठीक है। ये यहां से कैंसिल आउट हो गया और यहां से इसका जो नॉर्मलिटी आ गया बच्चों क्या आ गया 3/24। तो ये आ गया आपका नॉर्मलिटी किसका, ये किसका नॉर्मलिटी था H2O2 का, तो किसका आ गया नॉर्मलिटी H2O2 का आ गया। अब अगर आप नॉर्मलिटी कैलकुलेट कर लिए तो मोलरिटी भी कैलकुलेट हो जाए। कैसे कि नॉर्मलिटी इज इक्वल टू मोलरिटी इनटू क्या आपका एन फैक्टर, इसे एन फैक्टर से यहां जाके डिवाइड कर दीजिए तो मोलरिटी क्या आ जाएगा 3/24 और डिवाइड बाय 2 मतलब 3 बाय क्या आपका 48 मोलर, ठीक है। अब अगर आपको वॉल्यूम स्ट्रेंथ निकालना है तो क्या करेंगे 5.6 इंटू नॉर्मलिटी
कितना 3.3/24। इस तरीके से बच्चों कैलकुलेट हो गया वॉल्यूम स्ट्रेंथ भी। तो ये जो भी बातें मैंने आपको पढ़ाया इसको ध्यान में रखिएगा। डिफरेंट काइंड ऑफ प्रॉब्लम भी मैंने आपको सॉल्व करा दिया। फिर एक बार रिपीट कर देता हूं, वॉल्यूम स्ट्रेंथ में जो भी हम यूज कर रहे हैं ये एक नॉर्मल यूनिट है जिसको वॉल्यूम स्ट्रेंथ को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज किया जाता है। समझ गए क्या? मतलब वॉल्यूम स्ट्रेंथ को रिप्रेजेंट हम करते हैं V से। और जैसे नॉर्मली कंसंट्रेशन टर्म आप मोलरिटी नॉर्मलिटी वगैरह पढ़े हो ना सॉल्यूशन के लिए, वैसे ही वॉल्यूम स्ट्रेंथ स्पेशली इंट्रोड्यूस किया गया है H2O2 सॉल्यूशन के लिए। थैंक यू।